नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि वर्तमान में चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी आने वाले की प्रश्न पत्र के साथ हाजिर हुए हैं। आज का प्रश्न पत्र का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपके पूरे प्रश्न पत्र का हल करवाया जाएगा और इस प्रश्न पत्र में से लगभग आपके 50% क्वेश्चन देखने की संभावना है, क्योंकि ये शेखावटी मिशन स्वाद द्वारा तैयार किया गया प्रश्न पत्र है, जिसमें लगभग 50% क्वेश्चन आपके मुख्य पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और पूरा पेपर का हल देखिए। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उस माध्यमिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी अनिवार्य पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए, उसको आप निर्देशों को आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपके खंड हैं। खंड में आप देख सकते हैं, पहला सवाल है निम्नलिखित बहुत चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। आपके अपशब्द वाले कुल 12 सवाल हैं, सभी एक एक नंबर के सवाल है, यानी कि 12 नंबर के आपके अपशब्द वाले सवाल होने वाले हैं। तो इन सभी आप सवालों को देख सकते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं? कपास, पेड़, नींद या रोना। तो ये बच्चों की कविता है, उसमें बताया गया है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं? तो वे कपास लाते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है कविता एक उड़ान है, किसके बाने? हवा, चिड़िया, हवाई जहाज या पतंग। तो कविता एक उड़ान है, जो आपकी पहली पंक्ति है कि कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बाने, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है छोटा मेरा खेत चौगना, लेखक ने किसे कहा है? खेत को, किताब को, कागज के पन्ने को या किसी को नहीं। तो छोटा मेरा खेत चौगना है, वो लेखक ने कागज के पन्ने को कहा है, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल है पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो पहलवान की ढोलक के उस अध्याय के लेखक हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है कि मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयास या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपके उपयुक्त सभी होगा, जो कि ऑप्शन द राइट है। अगला है शीरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? केसर, किसान, अवधूत या अमलतास। तो शीरीष के फूल को अवधूत के समान बताए गए हैं, जिसमें आपके ऑप्शन सा राइट होगा। अगला है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण शास्त्र, रसायन शास्त्र, पाक शास्त्र या राजनीति शास्त्र। तो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ क्या है? घोषणा पत्र, समाचार पत्र, निमंत्रण पत्र या त्याग पत्र। तो मैनिफेस्टो शब्द है, उसका सही अर्थ है वो घोषणा पत्र है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। इसके बाद अगला है कि आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट या इंटरनेट। तो आधुनिक संचार माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है वो प्रिंट माध्यम है, जिसमें आपके ऑप्शन से राइट होगा। अगला है कि किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव, फोन इन, बाइट या नेट। जब खबर का घटनास्थल से सीधा लाइव प्रसारण किया जाता है तो वो लाइव कहलाता है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? चौक, डस्टर, घड़ी या छड़ी का। तो मंत्री नामक अध्यापक थे वो प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? पाषाण काल, ताम्र काल, लोह काल या पूरा पाषाण काल। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी। यहाँ पर आपको कुल 6 रिक्त स्थान दी गई, सभी एक एक नंबर की रिक्त स्थान होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? जो सीमित क्षेत्र में भाषा के स्थानीय रूप को बोला जाता है उसको बोली या उपभाषा कहते हैं। तो यहाँ पर आप बोली या उपभाषा दोनों भी लिख सकते हैं, उपभाषा भी लिख सकते हैं। अगला है कि निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, आपको निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो टेंडर कहते हैं, TENDER आपके राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में समझ सकती हैं। तो इसमें लक्षणा समझ सकती हैं, यहाँ पर आपके लक्षण आएगा। इसके बाद अगला है कि जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है न ही लक्षणा से प्रकट होता है, तो वहाँ समझ शक्ति कौन होगी? 2 शब्द शक्ति का आपके नाम आ गया है सीधा ही। तो तीसरी शब्द शक्ति पीछे व्यंजना बसी है, तो यहाँ पर आपके व्यंजना आएगी, तो यहाँ पर आप व्यंजना लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि चारू चंद्र की संसल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में अलंकार बताना है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है जब कोई बात बहुत बड़ा सौदागर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तो वह अलंकार कौन सा होता है? जब बात को बड़ा सौदागर कहते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो यहाँ पर आप अतिशयोक्ति अलंकार लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित अपठित पंद्यास को पढ़कर आपको पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ पर आपकी पंद्यास है, जिसमें आपको कुल 7 सवाल पूछे गए हैं। आपको पंद्यास को पूरा पढ़ना है पहले और फिर क्वेश्चनों को आंसर देने का प्रयास करना, और इसके आंसर आप आराम से देख सकते हैं।
तो इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है कि कवि को किसने ठगा था। तो यहाँ पर आप पहली लाइन में इसका आंसर है कि मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने, यानी कि यहाँ पर कवि को ठगने वाला था बचपन। यहाँ पर आपके बचपन राइट होगा। अगला है कि युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरे जवानी के फंदे में मुझको तूने दिया, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उद्यम मोहने वाला है। तो ये आपका राइट ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, लेखक को जवानी फंदे के समान क्यों लगती हैं। तो जवानी में बहुत सारे कार्यभार हो जाते हैं, कई तरह के काम करने पड़ते हैं, कई तरह का ज़रूरतें हो जाती है, कई तरह की जिम्मेदारी पड़ जाती है, उसके लिए ही ये एक तरह का फंदा समान लगती हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि कवि बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि बचपन को क्यों बुलाना चाहता है। तो बचपन एक तरह का जो जिसमें किसी प्रकार का कोई ना तो जिम्मेदारियाँ थी और ना ही कोई झंझट था, एकदम अच्छे तरीके से लोग खेलते थे और जीवन जीते थे, इसलिए कवि अपने बचपन को वापस बुलाना चाहता है। इसी तरह यहाँ पर सभी सवालों का आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अगला है खंड व, जिसमें है कि निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर आपके लघुतरात्मक सवाल है कि टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं। इसका आंसर ये होगा कि जब कोई भी पत्रकार रिपोर्टिंग करता है तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त कई प्रकार की आवाज़ होती है, जैसे चिड़ियाओं की आवाज़ है, कई प्रकार की अन्य कोई गाड़ियों की आवाज़ है, वो जो आवाज़ आती है उसको ही प्राकृतिक आवाज़ या नेट साउंड कहते हैं। इसके बाद अगला है कि कैमरे बंद अपाइज कविता का मूल भाव आपको लिखना है कि कैमरे बंद अपाइज कविता का मूल भाव क्या है। तो इन सभी सवालों का आंसर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में आराम से मिल जाएंगे, पाठसार में आराम से मिल जाएंगे, या फिर अदर कोई आपके पास साधन है वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि पाठ के सवाल है, यहाँ पर आंसर बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा और आपकी परीक्षाएं चल रही है, तो बिना फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो इन सभी सवालों का आप आंसर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा सवाल हैं, परीक्षा आने की बहुत संभावना, उन सवालों को मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। ये 17 क्वेश्चन है कि कैमरे बंद अपाइज कविता का मूल भाव क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं नवा क्वेश्चन है, कभी भी अपने जैसा 8 मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि आपकी 100% संभावना है। अगला खंड स है, जिसमें है कि क्वेश्चन संख्या 10 से 13 के आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं और शब्द 15 के आंसर आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा मानने की बहुत संभावना है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादल राग कविता के आधार पर आपको बताना होगा और इसके अथवा में उषा कविता ने कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। कथन के समर्थन में उदाहरण सहित आपको तर्क देना है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं ये विशेष है कि यथा प्रजा तथा राजा जीजी का ये कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, आप जिस पर अपने विचार लिखने हैं, अथवा सर्व विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार लिखने हैं। अगला है कि 12 सवाल नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है, वर्तमान समय में नगरीकरण से संबंध स्थापित कीजिए, अथवा दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। जून्स अध्याय का यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा तथा धन लोलुपता की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है। कथन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसी तरह पर बाकी सभी सवाल देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट, यह सवाल इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, तो इसको आप याद कीजिए, ये आपके परीक्षा में आने की संभावना है। इसी तरह यहाँ पर फीसर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीसर और आलेख से संबंधित आपके 2 क्वेश्चन आराम पूछे जाएंगे और वो भी 3 नंबर के, तो इन दोनों को आप याद कीजिए या एक को याद कर लीजिए, लेकिन दोनों को करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों में से आपकी एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। इसके बाद अगला है तुलसीदास अथवा हरजाजी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखना है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। फिर खंड द है, खंड द में आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित पंद्यास की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। ये आपके पंद्यास हैं, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, तो यहाँ पर आप पूरा पंद्यास देख सकते हैं। इसके अथवा में भी पंद्यास, आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर 17वां क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित गंध्यास की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी होगी। ये आपके गंध्यास दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। दोनों में से आप कोई की एक की व्याख्या करनी है। और जो आपकी ये भक्तिन वाला अथवा वाला है माधवी वर्मा जो अध्याय में से लिया गया, ये आपके कोई भी आ सकता है माधवी वर्मा में से, लेकिन आएगा माधवी वर्मा में से पाठ में से 100%, तो इसको आप याद करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद 18वां सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आपको निविदा और एक विज्ञप्ति लिखनी है, तो आप विज्ञप्ति और निविदा दोनों याद कीजिए, दोनों में से एक को आएगा। फिर 19वां सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको सारगर्भी निम्न लिखना होगा, तो यहाँ पर आपको विषय दी गई चारों में से कोई एक विषय पर आपको निम्न लिखना होता है। आतंकवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नारी शिक्षा की आज की आवश्यकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आपकी परीक्षा में एक आने की 100% संभावना है। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको संपूर्ण PDF फाइल
प्रोवाइड कर दी जाएगी और आराम से आप सभी सवालों को कॉपी में लिख कर याद कर सकेंगे। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।